तो लास्ट क्लास में आप सभी ने देखा था कि किस तरह से हमने ई के बेस पर जो हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी वहां से हमने कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स को डिजाइन किया था और वहां से हमने ई की वैल्यूज को भी फाइंड किया था और डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन्स आप लोगों ने देखे कि क्या हमारे पास में हेड ऑन कोलिजन होता है, क्या हमारे पास में ऑब्लिक कोलिजन होता है, और इनके बेस जितने भी पॉसिबिलिटीज थी न्यूमेरिकल्स की वो सारी मैंने वहां पर कवर करवाई। पहले मैंने सिंपल तरीके से जो क्वेश्चंस थे वो डाले। नेक्स्ट में आप लोगों को वो क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ में कनेक्ट करके दिखाए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो होता है ना वो डिजाइन करता है। कोई भी एग्जामिनर होगा तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन डिजाइन किस तरह से किए जाते हैं। आज जो क्लास में करवाऊंगा रहेगा तो पीछे का ही पोर्शन वो, लेकिन वो एक डायरेक्ट मेथड्स होंगे। और आज जो क्लास में आप चीजें करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो आपको बच्चों वाली चीजें लगने लग जाएंगे। रीजन बिंग कि आपने जो सबसे टफेस्ट पार्ट था उसका वो आपने कवर कर लिया उसका। तो चलिए देखते हैं, उसी चीज को देखते हैं आगे कवर करते हुए। और जैसे हमारे खत्म हो जाएगा तो हम जो वेरिएबल मासेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे रॉकेट बेस्ड आता है या फिर कोई भी एक ट्रॉली बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो पहले कुछ थोड़ा सा हम अपने कोलिजन के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट उसका रह रहा था। तो अभी आप लोग हेडिंग डालेंगे हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, दो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, कहाँ से आ रहे हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। मान लेता हूँ कि कोई मास मेरे पास में m1 है, दूसरा कोई मास है जिसका वैल्यू है m2, और ये इनिशियल वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में u2 है। अब इनके बीच में कोलिजन होना है तो आप सभी जानते हैं कि कोलिजन होने के लिए क्या सफिशिएंट कंडीशन है कि पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि u1 इज ग्रेटर देन u2 होना चाहिए। ठीक है भाई, ये सफिशिएंट कंडीशन हो गई है। जब ये टकरा गए, टकराने के बाद में इनके बीच में कोलिजन होने के बाद में ये एक अलग वेलोसिटी से मूव करेगा, ये एक अलग वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो हम कहेंगे v1 हो गई है, दूसरी वाली की हमारे पास v2 हो गई, यानी कि m1 है और ये दूसरा m2 है। अगर ये कंडीशन को इन्हें मेंटेन रखना है, कोलिजन होने के बाद में इनको सेपरेशन बनाना है, यानी कि जो इनके बीच में सेपरेशन वेलोसिटी रहेगी, तो वो मेंटेन रखने के लिए क्या होना चाहिए कि v2 मस्ट बी ग्रेटर देन v1, तभी ये सेपरेट हो सकता है। भाई ई की वैल्यू के ऊपर में हमने चीजें पढ़ी थी कि ई की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और एग्जैक्टली ई इक्वल टू 0 पर होने का मतलब क्या होता है कि दोनों आपस में जिस लाइन ऑफ इंपैक्ट पर एक दूसरे से कोलाइड करिए, उस लाइन ऑफ इंपैक्ट पर उनकी वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एक दूसरे से चिपक गई हैं, बस वो दोनों सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ में मूव कर रही है। तो ये कंडीशन आप लोगों ने वहां पर देखी थी। ठीक है भाई, अब मैं अगर इनके मोमेंटम को लेकर बात करूं तो पहले वाले का ये ऑब्जेक्ट जो था और दूसरे वाले का जब ये दोनों अलग हो गए हैं आफ्टर कोलिजन, तो मोमेंटम को मैं राइट कर सकता हूं कि पी इनिशियल जो हमारे पास रहा है दैट इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, और फाइनल जो मोमेंटम था जिसको आप लोगों ने इसके अंदर में कंसिडर किया m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमारे पास में कंडीशंस थी। क्योंकि यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो जो हमारे पास में इनिशियल मोमेंटम होता है वही उस ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम भी रहेगा, यानी कि जो मोमेंटम है वो क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। यानी कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम हमने अच्छे से पढ़ा था कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उनके ऊपर में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो जो इनिशियल मोमेंटम ऑब्जेक्ट्स का था, यानी कि जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, जितना मास था उनके पास में, फाइनली भी उनका मोमेंटम वहां पर कंजर्व रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पॉइंट है वो आप लोग ध्यान रखेंगे, बाद में जब वेरिएबल मासेस पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये काम आने वाला है। ठीक है, दूसरा आपने कंडीशन देखी थी कि ई को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v2 माइनस में v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस में u2, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है हमारे पास में, जो बड़ी वाली चीज है उसको हम क्या लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं। यहाँ पर भी हमने ये किया है कि v1 हमारे पास में v2 बड़ा है तो ये v2 को हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं कि e की वैल्यू हमारे पास में ये बन रही है। ठीक है भाई, तो मोमेंटम को हमने कंजर्व किया हुआ है, तो मैं इस इक्वेशंस को ये लिख सकता हूँ कि v2 बेसिकली मुझे क्या चाहिए, v1 और v2 की वेलोसिटीज निकालनी है, यानी कि ये दोनों वेलोसिटीज मुझे निकालनी है, v1 और v2। तो मैं कुछ इसके अंदर में इसको एडजस्ट कर लेता हूं। तो v2 का जो फॉर्मूला यहां पर बनेगा हमारे पास में, E इज इक्वल टू u1 माइनस v2 प्लस v1। आप इसको सोल्व करेंगे तो यही आपके पास में बनने वाला है। v2 का जो डेरिवेशन निकल कर आ रहा है इसको आप सेट करेंगे तो v2 इक्वल टू E इक्वल टू ये u1 माइनस u2 मल्टीप्लाई हो गया, और ये v1 था ये जहां कर इसके साथ में
प्लस हो गया। ठीक है भाई। अब ये मोमेंटम जो आपने कंजर्व बताया था, मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि जो m1u1 प्लस m2u2 इट मस्ट बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अभी निकाली क्या आप लोगों ने, v2 वेलोसिटी निकाली, यानी कि जो बॉल टकराने के बाद में आगे की साइड में जा रही है, जो हायर वेलोसिटी के साथ में जा रही है, उसको आपने निकाला है। तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर में कुछ पुट डाउन कर सकता हूं, जो जहां पर भी मेरे को v2 दिख रहा है इस पोजीशन पर मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर दूं। तो इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो यहां पर आपके पास में जो इनिशियल मोमेंटम बनेगा, इनिशियल मोमेंटम यानी कि ये पूरा जो था यहाँ पर इसको इक्वल टू, क्योंकि मैं चाहूं तो ये पूरी डेरिवेशन दोबारा लिख दूं, या फिर क्योंकि इसके अंदर में इनिशियली तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, इनिशियली तो वो सेम अपने उसी मोमेंटम से मूव कर रहे हैं, फाइनली उनकी वेलोसिटीज के अंदर में चेंज आएगा तो उसको हमें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो P इनिशियल कैन बी रिटन एज m1v1, क्योंकि हमने v2 की वैल्यू निकाली, आप v1 की भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको फॉर्मूला सेट करना हो। मैं एक का डेरिवेशन करूंगा, दूसरे का आप अपने आप इसको करके देख सकते हैं। मेन अप्रोच उस फॉर्मूले पर पहुंचनी है जो अभी मैं इसके बाद में लिखने वाला हूं। तो यहां से आप लिख सकते हैं m2, और v2 की जगह पे क्या लिखेंगे, e इंटू में u1 माइनस में u2 प्लस m2v1। ये हमारे पास में आ गया पूरा फॉर्मूला। और जब यहां से पूरा आप सेट करेंगे इस फॉर्मूले को, तो v1 की वैल्यू है वो आप नोट कर लेंगे, डेरिवेशन से इतना मैटर नहीं था, लेकिन कहाँ से ये डेरिवेशन हमारे पास में निकल के आ रहा है वो रिप्रेजेंट करना थोड़ा जरूरी था, तो ये मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, m2 अपने पहले फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, फिर m2 इस v1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने m2 v1 कर दिया। ठीक है, तो v1 की वेलोसिटी क्या आएगी, ये इंपॉर्टेंट है जो अब आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। आप जब इसको पूरा सेट करेंगे, v1 को एक तरफ में लेके आएंगे, तो v1 कैन बी गिवन एज, रिटन एज p इनिशियल। p इनिशियल का मतलब क्या है, मोमेंटम इनिशियल, प्लस डिवाइडेड बाई, नीचे मैं कर रहा हूं इसके m1 प्लस में m2। ये दोनों केसेस के अंदर में यानी कि v1 आ गया, और दूसरा जब आप v2 निकालेंगे यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट, जब ये एक दूसरे से टकरा गई थी उस इंपैक्ट के बाद में इनकी वेलोसिटीज v2 और v1 आप लोगों ने बताई है, तो वो जो दूसरी की वेलोसिटी आएगी उसके लिए भी फॉर्मूला हमारे पास में बनने वाला है p इनिशियल डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। मैंने ये जो इनिशियली ये सेट किया है ना, ये भी आपको ऐसे कैसे याद रहना चाहिए कि पी इनिशियल यानी कि मोमेंटम इनिशियल जो क्या था ऑब्जेक्ट्स का, डिवाइडेड बाय जो मासेस हैं उनके, उनसे आपको डिवाइड करना है, v1 निकालने के लिए भी और v2 निकालने के लिए भी। अब चेंज क्या आएगा उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। अगर मेरे को v1 वेलोसिटी निकालनी है तो सेकंड ऑब्जेक्ट का मास आएगा यानी कि m2। ई हमारे पास में कांस्टेंट जो वैल्यू गिवन होगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है इन दोनों सरफेसेस के बीच में जब ये टकराएंगे। और किसका फैक्टर होता है ये, जो दो सरफेसेस कोलाइड कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है ई, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और यहाँ पर क्या आएगा, जब आप v1 निकाल रहे हैं तो आएगा u2 माइनस u1। अब दूसरे का आप समझ ही पा रहे होंगे क्या आने वाला है इसके अंदर में। दूसरे केस के अंदर में आपको निकालना है v2, तो क्या आएगा m1e, ये तो दोनों के अंदर में सेम रहेगा, मतलब e तो हमारे पास में सेम रहेगा। v2 निकाल रहे हैं यानी कि दूसरी ऑब्जेक्ट की निकाल रहे हैं तो पहले वाले का मास। अब ये इससे कंफ्यूज मत हो कि मैंने v1 इसको मान लिया v2 इसको मान लिया, भाई जिसका निकाल रहे हैं उसके अपोजिट ऑब्जेक्ट यानी कि दूसरी जो ऑब्जेक्ट है उसका मास आपको यूज करना है, और e हमारे पास में कांस्टेंट है वो वैल्यू आपको रखनी है। ठीक है भाई, क्योंकि मैं इस केस में v1 निकाला था तो u2 पहले आया था, मैं v2 निकालना चाह रहा हूं तो अब u1 पहले आएगा यानी कि u1 माइनस में u2। बस ये छोटे से दो फॉर्मूलाज हैं, इनको आप याद करेंगे, और चाहे कोई भी क्वेश्चन आए आपको कॉम्पैक्ट इनका कोलिजन थ्योरी का, आप डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज को लगाएंगे और आपके आंसर विद इन सेकेंड्स आप लोगों के पास में आ जाएंगे। अब ये कहानी बताने को तो पहले लेक्चर में ही मैं आप लोगों को बता देता कि भाई दो फॉर्मूलाज आप लोगों को पूरे कोलिजन थ्योरी के अंदर में यूज करने, लेकिन आप वहां पर क्या हो जाते, बाउंड हो जाते, आपका वो सोचने का दायरा नहीं खुलता कि किस लेवल पर क्वेश्चंस को डिजाइन किया जा सकता है। देखो उसके अंदर में प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमने देखा, और जो ऑब्लिक कोलिजन्स थे उसके ऊपर में भी क्वेश्चंस बने हुए थे, हेड ऑन कोलिजन्स पर भी क्वेश्चन बने हुए थे। तो चीजों को जोड़ा जाता है, जब तक वो आपको एक सोच डेवलप नहीं होगी तो कैसे आप क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। तो ये v1 और v2 वेलोसिटी जो है, जब भी ऑब्जेक्ट टकरा गई हैं और टकराने के बाद में जो वेलोसिटी है उसको आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर में रख के निकाल सकते हैं, क्योंकि इनिशियली आपको उसका मोमेंटम जो है पता होगा कि किस मोमेंटम से ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे थे, यानी कि उनकी इनिशियल वेलोसिटीज और उनके मासेस पता होंगे, ऑब्जेक्ट्स के मास भी पता होंगे, दोनों मासेस m1 m2 पता है, ई भी आपको पता होगा,
U2 और U1 भी आपको पता होगा। बस ध्यान क्या रखना है कि अब अगर आप जिस वेलोसिटी, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालने चाह रहे हैं, मान लीजिए ये V1 है, इसकी निकालना चाह रहे हैं, तो सारी चीजें हमारे पास में प्रायोरिटी हमें इसको देनी है। तो प्रायोरिटी इन द सेंस कि M2BC का यूज करना है, M2 भी कर लिया। जब ये माइनस आपका करने का टाइम आए तो U2 माइनस U1 करना है, यानी कि इसी की इनिशियल वेलोसिटी आपको यूज करनी है। और इस केस में देख लो, जब मैं V2 निकाल रहा हूँ, यानी कि इसकी V2 निकाल रहा हूँ, तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, इस वाले मासेस को दूंगा, यानी कि M1 को दिया। V, ये E हमारे पास में सेम रहेगा। U1 यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसी को लेकर आपको देखना है, माइनस में U2 आप लोग कर देंगे इसके अंदर में। ठीक है, तो दो फॉर्मूलाज हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। कुछ हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, इसके बेस पे थोड़ा सा और क्लैरिटी आप लोगों को आ जाएगी कि कैसे डायरेक्टली आप इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। एक क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि दो बॉल्स हैं, ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, दूसरी बॉल है वो इसकी तरफ में आ रही है, वो आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से। हमने इस तरह के क्वेश्चंस कर भी लिए हैं, लेकिन अभी जो सिमिलर मासेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, पिछले में मैंने आप लोगों को एक दीवार थी वो मूव करवा रहे थे, तो दीवार के अंदर में आपने देखा था कि उसके अंदर में जो चेंज आ रहा था, यानी कि जब टकरा रही थी तो इसकी वेलोसिटी, दीवार की वेलोसिटी के अंदर में कोई चेंज नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका मास तो जो था वो बहुत बड़ा मास हमने यूज किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर में क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के रहेंगे कि एक बॉडी 2 kg की है, दूसरी 1 kg की है, ये 10 मीटर पर सेकंड से और ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। जब भी ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने दिखे तो एक कोई भी रेफरेंस मान लिया करो कि मैं किस साइड को पॉजिटिव लूंगा और किस साइड को नेगेटिव लेना है। तो मान लेते हैं कि ओरिजिन जो है इनके बीचों बीच हमने मान लिया, तो ओरिजिन से, ओरिजिन की तरफ जो आ रही है उसको हम मान लेते हैं नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जो आ रही है उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं, और राइट हैंड साइड से जो आ रही है इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। जो भी आपका जो भी आप लोगों को बेटर लगे आप वो तरीका अपना इसके अंदर में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है भाई, किसी ने कहा नहीं मैं ये पॉजिटिव मान लूंगा, ठीक है भाई ये पॉजिटिव मान लो और ये नेगेटिव मान लो, जो भी आपको बेटर लगे। तो मेरे लिए पूछा गया है कि फाइनल V1 एंड V2 फाइंड करनी है, आप लोग को V1 और V2 फाइंड करनी है। जब ये टकरा गई है, टकराने के बाद में इनकी क्या वेलोसिटीज होंगी। अब ये तो कंफर्म है कि एक दूसरे की लाइन ऑफ मोशन की तरफ में आ रही हैं, तो इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ जो मोशन है वो दोनों सेम है, यानी कि कोलिजन जो होने वाला है दैट इज हेड ऑन कोलिजन। तो पहला हमारे पास में हेड ऑन कोलिजन हो गया। बस पहचान आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कुछ नई चीज हमारे लिए डेवलप हो जाएगी, समझ में आनी चाहिए कि दोनों के लाइन ऑफ इम्पैक्ट और मोशन जो सेम है, तो हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो पी इनिशियल मुझे आना चाहिए सबसे पहले। पी इनिशियल निकालने के लिए मैं इसकी वेलोसिटी देखूंगा, M1 U1 प्लस M2 U2। तो M1 U1 की बात करें तो 2 इंटू में 10, ये वाला मैं पॉजिटिव मान रहा हूं अगर तो, और इधर से जो आ रही है इसको मैं नेगेटिव मान रहा हूं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि ये माइनस इस डायरेक्शन में आ रही है उसकी वेलोसिटी जो है। तो 1 इंटू में 5, तो यहां से निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 20 माइनस में 5, यानी कि 15 आपके पास में मोमेंटम आ गया। ओके, अब हम अपने डायरेक्ट फॉर्मूलाज पर जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको ये V1 मान रहे हो, ये वाली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब टकराने के बाद में ये मेरे पास में V1 हो जाती है, ये V2 हो जाती है। अब डायरेक्शन से मुझे मतलब नहीं है किस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से टकराएंगे जरूर। ठीक है, तो V1 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा जो हमारे पास में रेशियोज आएंगे, जो हमारे पास में कैलकुलेशन आएंगी, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो V1 इसकी रहेगी जब टकरा चुकी है, V2 दूसरे ऑब्जेक्ट की रहेगी जिसका मास है M2, वो वेलोसिटी। तो V1 निकालने के लिए हमने अभी फॉर्मूला सीखा था कि प्रायोरिटी इनिशियली तो मेरे पास में सेम रखना है, और प्रायोरिटी फिर किसको देनी है, पहले का निकाल रहे हो तो सेकंड का मास E, और प्रायोरिटी इनिशियल वेलोसिटीज में किसको, U2 को माइनस में U1 डिवाइडेड बाई जितने भी मतलब जो मासेस हैं वो टकरा रहे हैं उनकी वेलोसिटीज। ठीक है भाई, रखो फॉर्मूले के अंदर में। तो यहां से हमारे पास में P1 की वैल्यू कितनी है, 15 है, लो भाई 15 रख दी हमने, और इन दोनों के सरफेस के बीच में E की वैल्यू हाफ गिवन थी, 15 हो गया। प्लस मास दूसरे ऑब्जेक्ट का कितना है, 1 kg है, तो 1 रख दिया मैंने। E की वैल्यू कितनी है, हाफ है। U2 की वैल्यू कितनी है, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट आ रही थी उसकी वेलोसिटी थी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ रही है तो -5 होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाने वाले जो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं उनको हमने नेगेटिव माना था। आपकी मर्जी है, जो भी आप कंसीडर करें वो कर सकते हैं। जनरली हम ये कंसीडरेशन में लेके चलते हैं कि राइट साइड में जाने वाले पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जाने वाले नेगेटिव है। ठीक है, माइनस U1 होता है, तो U1 क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो राइट साइड में जा रही है तो उसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव रहेगा, तो -10 हो गया। ये माइनस वो माइनस नहीं है कि उसकी डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, ये हमारा फॉर्मूला जो था ना यहाँ पर देखो, इस माइनस की वजह से है ये। U1 क्योंकि राइट साइड में जा रहा है तो उसकी वैल्यू 10 रहेगी,
डिवाइडेड बाय दोनों मासेस का सम। मास कितना है 2 प्लस में 1 है यानी कि 3 हो गया। तो यहां से आप सोल्व करेंगे 15 प्लस 1 इंटू में 1/2 और दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया हमारे पास में -15 डिवाइडेड बाय 3। सोल्व कर लेना भाई, आपका जो भी आंसर आए 15 को आप यहाँ से कॉमन निकाल के भी इसकी वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। भाई यहाँ से 15 आप कॉमन लोगे, चलो मैं कर ही देता हूँ इसको। 15 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस -1/2 आ गया तो डिवाइड बाय 3 हो गया 5 और यहाँ से हाफ आएगा तो ये आएगा आपके पास में 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.5। और कैसा आ रहा है इसका सिंबल, पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है टकराने के बाद में भी, क्योंकि V1 की बात कर रहा हूं ना मैं, तो ये टकराने के बाद में किस डायरेक्शन में जाएगी, हमारी राइट साइड जो हमने रेफरेंस माना हुआ है उसी डायरेक्शन में ये कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी। यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो डाउन जरूर हो गई है, जो 10 मीटर पर सेकंड थी उससे कम जरूर हो गई है। कितनी हो गई है, 2.5 हो गई है, लेकिन अभी भी वो इसी डायरेक्शन के अंदर में मूव कर रही है। अगर मैं इसके V2 की बात करूं तो V2 का डायरेक्टली आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, P इनिशियल प्लस, एक दो बार फॉर्मूले के साथ में आप लिखेंगे ना तो आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा ये। मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, M1 को, क्योंकि तो अपोजिट मास है उसको मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ। उसी की इनिशियल वेलोसिटी को प्रायोरिटी दूंगा डिवाइड बाई M1 प्लस में M2। ठीक है भाई, रखो इनिशियल हमारे पास में कितना था 15 था, दूसरी ऑब्जेक्ट का मास कितना गिवन था 2 kg था, तो 2 हमने रख दिया डिवाइड बाई 1/2। इनिशियल वेलोसिटी दूसरी ऑब्जेक्ट की कितनी थी, पहली ऑब्जेक्ट की 10 आएगी क्योंकि राइट साइड में मूव कर रही है तो +10 रखेंगे, +10 माइनस U2 कहां पर जा रहा है भाई, U2 की वेलोसिटी हमारी लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड में लेने वाली सारी चीजें हमने नेगेटिव ली थी, तो नेगेटिव ऑफ -5 ये लिखा जाएगा। भाई ये माइनस तो उसके फॉर्मूले के अंदर में आ रहा है, लेकिन U2 जो है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो लेफ्ट साइड में जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो नेगेटिव में करते हैं, तो ये फॉर्मूला आप लोग इसके अंदर में लिख सकते हैं। और नीचे जो भी मासेज है उनको लिखेंगे तो 1 प्लस में 2 आ गया यानी कि 3 आ गया। सोल्व कर लेना, जो भी इसका आंसर आएगा इसके अंदर में भी आप देखेंगे तो 15 ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि टोटल जो वैल्यूज आएंगी वो प्लस में आएगी। तो आफ्टर कोलिजन आप ये कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स आई हैं, टकराई है वो एक दूसरे से, हेड ऑन कोलिजन उनके बीच में हुआ है, लेकिन जब टकराने के बाद में एक की वेलोसिटी इधर मूव कर रही है, दूसरी की भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में रह रही है, क्योंकि हमने जो अपना रेफरेंस माना हुआ है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी राइट साइड में चीजें मूव कर रही हैं वो सारी पॉजिटिव हैं और जितनी भी लेफ्ट साइड में मूव कर रही है उनकी वेलोसिटीज नेगेटिव आती है। लेकिन दोनों ही केसेस में हमारी वेलोसिटीज क्या है, V1 एंड V2 दोनों क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब है कि दोनों राइट साइड में मूव कर रही है। तो ये फॉर्मूले के साथ में आप इनकी वैल्यूज को पुट डाउन कर सकते हैं और इसको सोल्व कर सकते हैं। चलो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप ये कहें कि एक शॉर्ट ट्रिक भी आप इसकी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन की फॉर्म में मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूं आप लोगों को। मान लेता हूं कि दो मास है, M मास है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 है, दूसरा मास है M। दोनों सेम मासेस मैंने लिए, सेम मास की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रख लेंगे सेम मास कोलिजन, सेम मास का कोलिजन अगर हमारे पास में हो रहा है तब क्या होगा, क्या सिनेरियो वहां पर क्रिएट होगा। तो ये U2 है। अब इसकी वेलोसिटीज आप लोग फाइंड करें तो सेम वही फॉर्मूला हमारे पास में है कि P इनिशियल दैट कैन बी रिटन एज MU1 प्लस में MU2, और जब आप फॉर्मूले के अंदर में रखेंगे V1 को फिर आप फाइंड करेंगे V2 को, तो आप पाएंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी U2 की यानी कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट की थी उसकी वेलोसिटी पहले वाले की वेलोसिटी में ट्रांसफर हो जाएगी। अब करना इस फॉर्मूले के थ्रू यूज करके, जो भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी, ये फॉर्मूला जो बताया गया है ना, यहां पर कहा गया भाई, ये दो फॉर्मूलाज है, यहां से V1 पुट करो और V2 की वैल्यू को पुट करो। मैं जो कंसेप्ट अभी देना चाह रहा हूं उसको समझ लो आप, इसको सोल्व आप खुद करके देख लेना। P1 हमारे पास में ये रहने वाला है, और जब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है वो ट्रांसफर हो जाएगी पहली वाली ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी में, और जो पहले वाले की फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है वो ट्रांसफर हो जाएगी दूसरी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी में, यानी कि ये बन जाएगी इसकी V2 और ये बन जाएगी इसकी V1। तो आप देखेंगे कि V1 को आप लिख सकते हैं यहां पर U2, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का क्या लिख देंगे कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी जो रहने वाली है, जो ऑब्जेक्ट इससे टकराई है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी ये उसके बराबर हो जाती है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटीज हो जाता है जब दो सेम मासेस आपस में टकराते हैं, ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी।
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ई इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था, लगा के आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखना कि जब भी सेम मासेस आपस में टकरा रहे हैं तो वेलोसिटी इसका क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, कौन सी वेलोसिटी का ट्रांसफर होता है, जो इनकी इनिशियल वेलोसिटीज थी, जो इनकी इनिशियल वेलोसिटीज थी उनका ही ट्रांसफर होता है किसके अंदर में, एक दूसरे की फाइनल वेलोसिटीज के अंदर में। ठीक है, तो ये आप लोग किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेम मासेस वाले कोलिजन्स होते हैं उनके अंदर में इसको यूज करके देख सकते हैं। अब देखो ये जो एग्जामिनर है वो किस तरह से इनके ऊपर में क्वेश्चंस और डिजाइन कर सकता है। जो भी हमने अभी तक मोशन पढ़े हैं उन्हीं को साथ में जोड़ के मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन इसके ऊपर मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे चीजें पूछी जा सकती हैं। क्योंकि चीजें पिछले मोशन, चाहे सर्कुलर मोशन रहा हो चाहे वर्टिकल सर्कुलर मोशन रहा हो, उन्हीं से जुड़ते हुए वो फॉर्मूलाज आप लोग को यूज करने, क्योंकि वहां पे हमें जरूरत वेलोसिटीज की पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट को। अब जो भी देखो समझाता हूँ कैसे। मान लेता हूँ कि एक पेंडुलम था मेरे पास में, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है इनकी अप्रोच, कैसे आपको क्वेश्चंस की अप्रोच रखनी पड़ेगी। एक पेंडुलम है हमारे पास में, या कोई भी ऑब्जेक्ट हमने एम मास की यहाँ पर लटका रखी है, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते थे, एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे थे v, और जब ये वेलोसिटी मिलती थी इसको तो ये अपने आप में एक सर्कुलर मोशन करता था। अगर वो वेलोसिटी हमने √5 r g दे रखी है, तो जिन्होंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो अच्छे से उसके बारे में जानकारी है कि √5 r g वहां पर मिलती थी। ये हम एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करते थे ना। अब ये एक्सटर्नल सोर्स कुछ भी हो सकता है हमारे पास में, भाई हमें तो इस वेलोसिटी से मतलब है ना कि इस सोर्स के पास में, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके पास में वेलोसिटी कैसे आ रही है। अब मान लेता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट थी, यहां से एक मास m था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली कि u0 है, और यहां से मैंने इसको हिट किया है। जब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी u0 प्रोवाइड कर रखी है। मान लेता हूं कि वैल्यूज दे देता हूं यार, आप लोग पता नहीं जब मैं m1 u1 ये लिखता हूं तो घबरा के हो जाते हो। मान लेते हैं कि ये मेरे पास में 4 kg का मास है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड है। आप तो खुश हैं। तो अब ये ऑब्जेक्ट इसको टकराएगी जिसका मास है 1 kg का। जब ये टकराएगी तो इसके अंदर में कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी, और वो वेलोसिटी हमें निकालनी आती है, क्योंकि अगर मैं इसको m1 मान लेता हूं, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो हम वेलोसिटी ऑफ सेकंड नहीं निकाल सकते कि p इनिशियल प्लस में m1e u1 माइनस में u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब आप लोगों से क्या पूछेगा क्वेश्चन में कि बताओ कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगी या नहीं करेगी, या फिर इसकी हाइट के अंदर में कितना चेंज आएगा। तो आपने ये सारी चीजें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सीखी तो हैं। अगर ये वेलोसिटी को वो सेटिस्फाई कर जाता है, जो इसका रेडियस होगा वो रेडियस वगैरह सब गिवन होगा, इसका एल वगैरह सारा प्रोवाइड होगा कि ये मान लेते 1 मीटर लेंथ का है। फिर ये आप लोगों को फाइंड आउट करना होता है कि वी हमारी वो सफिशियंट अमाउंट में मिल पाई या नहीं मिल पाई, कि जैसे ही ऑब्जेक्ट ने इसको हिट किया तो इसके अंदर में वेलोसिटी का ट्रांसफर हो गया, ये एक वेलोसिटी से मूव करेगी। अब पिछली किससे कर रही है नहीं कर रही है हमें उससे क्या मतलब, मुझे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से मतलब है। भाई जो पीछे आकर इसे टकराया था वो चाहे टकरा कर यहीं गिर जाए, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। उसने कितनी एनर्जी मतलब कितनी वेलोसिटी इसके अंदर में ट्रांसफर कर दी है, जो इसकी v2 कहलाएगी। अगर वो v2 हमारे पास में √5 r g से ज्यादा है या उसके बराबर है, तो हम कहेंगे कि बॉडी क्या कर जाएगी, कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन वो डिजाइन करते हैं। और देख लो, कई बार आपसे ये पूछ लेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक और तरह का क्वेश्चन बताता हूँ आपको, वैल्यूज आप कुछ भी इसके अंदर पुट करके देख लो, नहीं कर सकते लो भाई क्वेश्चन देता हूँ, कर लो भाई। आप लोग पता नहीं क्यों घबरा रहे हो यार आप लोग। ये मास मान लेते हैं कि 1 kg है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आई है जिसका मास है 2 kg, और इसकी रफ्तार मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ 1 मीटर पर सेकेंड, और ये रेडियस जो है वो 2 मीटर का प्रोवाइड कर रखा है। तो आपको बताना है कि ये बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी या नहीं करेगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगी या नहीं करेगी। ई की वैल्यू यहाँ पर मैं आपको 1 प्रोवाइड कर रहा हूँ, 1 प्रोवाइड कर दूं या फिर 2 प्रोवाइड कर दूं, जो भी आप सॉरी 2 तो नहीं होगी, 1/2 प्रोवाइड कर दूं, तो आप इजिली इनको सोल्व कर लो। यहाँ पर भी ई की वैल्यू मैं आप लोग को दे रहा हूँ 1/2, इसके अंदर में 1/4 मान लो। ठीक है, मेन कंसेप्ट आप लोग का ये रहेगा कि आपको लगाना है √5 r g वाला फॉर्मूला, अगर उसको पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाना है तो। अगर नहीं कर पा रहा है तो एक और तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको सिखाए थे पेंडुलम के अंदर में, जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे। तो ये ऑब्जेक्ट जो चलेगी
तो इसकी हाइट के अंदर में कितना चेंज आएगा, यानी कि ये कितनी हाइट तक ऊपर जा सकती है, तो वो भी आप कैलकुलेट करेंगे। उसकी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में कितना चेंज आएगा वो कैलकुलेट इसके अंदर में करके देख सकते हैं। तो ये तरह का क्वेश्चन हो सकता है। कई बार क्वेश्चन जो डिजाइन करेगा वो क्या करेगा कि एक पेंडुलम को हमने यहाँ पर लटका दिया है, ये पेंडुलम मैंने लटका दिया है, और यहाँ से मैं एक कोई बॉल है प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये बॉल इसको टकराएगी, इसके बीचों बीच इसके मैक्सिमम हाइट पे मैंने रखा हुआ है, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की मैं वेलोसिटी इसको दे दूंगा। ये मान लेते हैं कि m है, जिसका मास है 1 kg, और ये ऑब्जेक्ट जो है इसका मास मान लेते हैं 2 kg है। इनिशियली इसको मैंने प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकंड से 10 100√2 से, 100√2 से मैंने इसको किया है बाय मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द सरफेस। तो बताओ कि ये हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस है 1 मीटर, वो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा या नहीं करेगा? क्या है इसके अंदर में भाई? कुछ भी तो नहीं। डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे कि जब ये टकराएंगे, बेसिकली कोलिजन ही तो हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब ये टकराएगा यहाँ पर जाकर, तो कोलिजन हो रहा है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब जब कोलिजन हो रहा है तो दोनों के पास में एक वेलोसिटी आएगी, इस ऑब्जेक्ट ने इसके अंदर में कोई ना कोई वेलोसिटी ट्रांसफर कर दी है। अब वो वेलोसिटी क्या हम निकाल नहीं सकते? वो वेलोसिटी इजीली निकल जाएगी, हमारे पास में फॉर्मूलाज है v1 के और v2 के, आप उस वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। अगर वो वेलोसिटी अगेन √5 rg या उससे ज्यादा आ रही है तो हम कहेंगे कि वो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाएगी। अगर उससे कम आ रही है तो हमारे पास में दो सिनेरियो और बनते हैं कि वो अपना जो पेंडुलम मोशन करेगी या नहीं करेगी, यानी कि इस वैल्यू यहाँ तक जाएगी, √2rg वाला जो हमारे पास में फॉर्मूले होते हैं वहां तक जाएगी या नहीं जाएगी। तो ये आप लोग उसके अंदर में कैलकुलेट करके इजीली बता सकते हैं कि वो कहाँ तक अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा, पेंडुलम मोशन करेगा या वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो देखो चीजों को जोड़ा गया है। कंसेप्ट छोटा सा था कोलिजन का, लेकिन उसमें आपके वर्टिकल सर्कुलर मोशन को भी डाल दिया, सर्कुलर मोशन को भी इसके अंदर में हम डाल सकते हैं। तो ऐसे अनंत क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। अपने कंसेप्ट पे अच्छे से पकड़ कर रखो, बाकी सब इजीली हो जाएगा। चलो अब एक खूबसूरत टॉपिक की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा। एक क्वेश्चन मैं ओब्लिक का दे दूं आप लोगों को, आप लोग अगर इसको कर पाए तो एक बार ट्राई करना। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपने जो मैक्सिमम टफेस्ट क्वेश्चन हो सकता है ना, जो सबसे टफेस्ट होता है वो आप लोगों ने कर लिया है। जो पिछली क्लास थी उसके अंदर में सारे कवर कर लिए, तो मैं बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि अब आप लोग को कैसे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होना चाहिए। मान लेते दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट का रेडियस हमने मान लिया 2 मीटर है, ये इधर मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और एक दूसरी ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और इसका रेडियस यहां पर हमने मान लिया 3 मीटर। और E यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको हाफ मैंने प्रोवाइड किया है, आपको फाइंड करना है V1 एंड V2, V1 एंड V2 फाइंड आउट करना है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है इसके अंदर में कि जो हमने फॉर्मूला यूज किया था ना, इस क्वेश्चन को देख के याद आ गया कि जो हमने फॉर्मूला यूज किया था V1 का क्या था, P इनिशियल प्लस में M2E U2 माइनस में U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2। क्योंकि हेड ऑन कोलिजन में तो हमें सब चीजें सीधी दिख रही थी कि भाई जो वेलोसिटी इनकी इनिशियल है, क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों सेम थे, तो वो वहां पर इतना कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करते। लेकिन जब हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं, ऑब्लिक कोलिजन की बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया था कि ये U1 और U2 जो भी आप लोग कंसीडर कर रहे हैं या फिर जो इनिशियल मोमेंटम आप लोग कवर कर रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन का होता है। जो लाइन ऑफ इंपैक्ट होती है ना, उस डायरेक्शन की कैलकुलेशन करनी होती है, यानी कि जब ये बॉल टकराएंगी तो कितना इनके बीच में एंगल बनेगा, एंगल बनने के बाद में जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप लोग को आना चाहिए निकालना। फिर इसके बाद में क्वेश्चन जो बड़ा सिंपल हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसके अंदर में आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हो क्या रहा है इन सब चीजों के अंदर में, क्या कंसेप्ट इसके अंदर में रहेगा। थोड़ी देर के बाद में बॉल जो है वो एक दूसरे से टकराएंगी, ये टकरा गई है, टकराने के बाद में ये इनका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट हो जाएगा। ये बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड से। ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 6 में कितना 10 मीटर पर सेकंड से, ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तो इनके बीच में एक एंगल बनेगा 37 डिग्री का, और 37 डिग्री बनाने के बाद में कैसे 37 बताया मैंने, ये देखो ये आएगा आपके पास में 3, ये आ गया आपके पास में 5, तो ये जो एंगल बनेंगे आपके पास, ये एंगल बनेगा 37 डिग्री का। तो 3 कहां से बन गया भाई, ये तो पता होना चाहिए ना 3 कहां से बन गया ये, और 5 कैसे बन गया। देखो 3 ये है मेरे पास में और 2 ये है, तो ये 5 इसका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया।
ये इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये परपेंडिकुलर बिल्कुल इसके टच से निकलेगा ये, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जो ये मेट करेगा इसकी वैल्यू हमारे पास में 4 हो जाएगी। यानी बेसिक इसके अंदर में ट्रिग्नोमेट्री हमने यूज करी है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये 5 कैसे बन गया। दोनों के रेडियस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से समअप हो जाएंगे, क्योंकि 3 इसका रेडियस है, 2 इसका रेडियस है। तो वहां पे हमें ध्यान रखना है कि कोस 37 डिग्री का वहां पर एंगल बनेगा, और वहां से हम कैलकुलेशन करके इसकी क्या वैल्यूज इसकी परपेंडिकुलर रहेगी और क्या उसके अलोंग द लाइन इंपैक्ट रहेगी। तो परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी इसकी आने वाली है, ये वाला ये आएगा 6 मीटर पर सेकंड का। ये तो आपने एनएलएम के अंदर में चीजें पढ़ी हैं, वही चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 5 मीटर था, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये आएगा 3 मीटर पर सेकंड। और अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इसका जो कंपोनेंट बनने वाला है, ये वाला जो अंदर की साइड में जा रहा है इस 5 का, ये बनेगा हमारे पास में 4 मीटर पर सेकंड। और जो ये 10 का है, 10 का इस लाइन ऑफ इंपैक्ट पर जो कंपोनेंट बनेगा दैट इज 8 मीटर पर सेकंड। तो दोनों चीजें आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लाइन ऑफ इंपैक्ट पर हमें जो मिलने वाला है वो 8 मीटर पर सेकंड अंदर की तरफ में आता हुआ, यानी कि ऊपर वाली बॉल का जो ये वाला 10 मीटर पर सेकंड का 8 मीटर कंपोनेंट आएगा, और इस वाले का 4 मीटर पर सेकंड का कंपोनेंट आएगा। बस इसके बचा क्या, आपको यू मिल गया, वी मिल गया, कंपैक्ट इनके टकराने के बाद क्या वेलोसिटी निकाल लो। ये तो मेन निकालना था कि ये कैसे आएंगे 8 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड। तो एंगल्स हमारे पास में डिजाइन होते हैं, तो ये रेडियस वहां पर एक जो रोल है वो प्ले करते हैं। तो इनके रेडियस का यूज करते हैं, हमें कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। ये कंसेप्ट जो है वो वेरिएबल ना सॉरी एवरेज फोर्स को लेके है। काफी बार आपको जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी एवरेज फोर्स को लेके। देखिए एवरेज फोर्स होती क्या है, बेसिकली ये पता होना चाहिए आपको। मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास में सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर में यहां से मैं कोई बॉल प्रोजेक्ट कर रहा हूं, बॉल कर लो या कुछ भी कर लो, मतलब कंटिन्यूअसली हम इसकी दीवार के ऊपर में ना कोई चीज हिटिंग कर रहे हैं। तो बॉल जाएगी, इसको हिट करेगी, फिर दूसरी बॉल जाएगी, वो हिट करेगी, फिर तीसरी बॉल जाएगी, वो भी हिट करेगी। यानी कंटिन्यूअसली आप इस दीवार के ऊपर में चीजों को फेंक रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर में फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर मैं ये निकालना चाहूं कि जितनी भी बॉल इससे टकरा रही हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में, या पूरी दीवार के किसी भी एक एरिया की बात करें, तो वो एक्चुअल में कितना उसके ऊपर में फोर्स लगा रही है। तो ये सब निकालने के लिए हमें एक एवरेज फोर्स को कैलकुलेट करना होता है। तो ये कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका होता है कि हमें एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ये पता है कि जो फोर्स होती है, फोर्स कैन बी गिवन एज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी या फिर आप कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर में होती है। अब एवरेज फोर्स निकालनी है, तो एवरेज फोर्स निकालने का एक बड़ा ही खूबसूरत फॉर्मूला होता है एफ एवरेज, यानी कि एन ऑन एन एवरेज। आप कहते हैं ना कि क्लास के अंदर मान लो 50 बच्चे हैं, तो हर एक का वेट मान लो किसी का 30 किलो है, किसी का 50 केजी है, तो ऑन एन एक एवरेज निकाल लेते हैं हम। या मार्क्स आप लोग देखते हैं अपने एग्जाम के अंदर परसेंटेज वगैरह निकालने के लिए एवरेज निकालते हैं एक बार, तो फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप लोग जो भी प्रोसीजर आप लोग का होता है उस पर्टिकुलर नंबर से आप डिवाइड करके उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। यानी कि ऑन एन एवरेज आप लोग को कोई चीज निकालनी हो, तो क्या तरीका होता है कि जितनी भी कैलकुलेशन आई है उन सब का आप समअप कर देते हैं एफ डॉट डी टी के अकॉर्डिंग, यानी कि आप इंटीग्रेट कर दिए फोर्स हर सेकंड में कितनी लग रही है उन सभी को आप इंटीग्रेट। मान लेता हूं कि पहली बॉल आई, उसने इतना फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया F1 लगाया, दूसरी ने F2 लगाया, फिर तीसरी ने F3 लगाया, चौथी ने F4 लगाया। तो एक तो तरीका ये है कि मैं एक एक को जोड़ता चला जाऊं, या दूसरा तरीका मेरे पास में होता है कि जो हमारे पास में फोर्स लग रही है एक छोटे से इंटरवल में उसको मैं इंटीग्रेट कर दूं थ्रू आउट द टाइम। जितना भी टाइम मैंने लिया, मान लो 0 से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 आवर, जो भी लिया उन सबको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो टोटल यहां पर भी क्या मिलने वाला है मेरे को, टोटल ही तो मिलने वाला है। और जब भी आप एवरेज निकालते हैं, आपने अपने मैथमेटिक्स में भी चीजें पढ़ी हैं, तो टोटल डिवाइडेड बाई जो भी आपने नंबर्स लिए हैं, यानी कि जो भी नंबर का मतलब है कि कितना टाइम इसके केस के अंदर में आप लोग कंसिडर करें, 1 सेकंड, 2 सेकंड, जो भी टाइम आप इसके अंदर में लेके चल रहे हैं। तो एफ डॉट डी एट डी टी डिवाइडेड बाई जो भी आपने टाइम ड्यूरेशन लिया है कहें कि डेल टी, ठीक है। तो एफ एवरेज जो हमारे पास में आएगी, इसको आप लिख सकते हैं डेल टी दैट विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी टी, यानी कि जो एवरेज फोर्स है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ एवरेज इंटू में जो चेंज, यानी कि चेंज इन द टाइम आया, मतलब जो छोटा सा टाइम आप लोगों ने लिया है और जो वैल्यू आपने इंटीग्रेट करी थी उन सब के बराबर में आप इसको पुट डाउन कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखें कि एफ डॉट डी टी जो निकल कर आता है हमारे पास,
इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, तो वो क्या बनेगा मेरे पास, एफ डॉट डी टी कैन बी रिटन एज चेंज इन मोमेंटम, और ये दोनों का क्या करेंगे आप, इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपके पास में कंप्लीट वैल्यू आ जाएंगी। तो जो वैल्यू था, यानी कि जो फोर्स लग रहा था पर यूनिट, यानी कि उसकी जो एक छोटा सा ड्यूरेशन आपने लिया हुआ था, वो कितना फोर्स लगा रहा है, या फिर कहें कि एफ डॉट डी एट डी टी, जो समेशन आ रहा है उन सभी फोर्सेज का, हर पॉइंट पर जो फोर्स लग रही है उन सभी का आपने सम किया है, और जो टाइम ड्यूरेशन आपने लिया है उसे डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज मिलती है। मैंने इस जो इक्वेशन थी उसको बस सेट किया है, एफ एवरेज इंटू में डेल टी का यूज करके इस डायरेक्शन में लिया हूं, और इधर क्या बचा, एफ डॉट डी टी बच गया। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो एफ एवरेज इंटू में डेल टी आप लोगों ने यूज किया है वो बराबर है चेंज इन मोमेंटम, ये वाला। तो अगर मैं इस ड्यूरेशन को बहुत छोटा कर दूं और करते करते इसको मैं मान लेता हूं कि यूनिट टाइम है, यानी कि 1 सेकंड हो गया, या जो भी यूनिट टाइम आप लोग कंसीडर करके चलें इसके अंदर में, तो एफ एवरेज इंटू में डेल टी दैट कैन बी रिटन एज चेंज इन मोमेंटम। तो जो एफ एवरेज बनेगी, एफ एवरेज यहां पर निकलेगी, दैट विल बी इक्वल टू डेल पी। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस फॉर्मूले के इक्वल है। इसका मतलब है कि जो एफ एवरेज है वो 1 सेकंड के अंदर में जो हमारे पास में है, यानी कि चेंज इन टाइम हमारे पास कितने 1 है, यानी कि डेल्टी को अगर आप 1 मान लेते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम कितनी देर में, 1 सेकंड में जो हुआ है वही उसकी एफ एवरेज है। समझो इस क्वेश्चन को, क्या मैं इसके अंदर में पॉइंट में समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी आपने चीजों को ऊपर से थ्रो करना शुरू किया, 1 सेकंड तक मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, एक बॉल आई, पहली बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, चौथी बॉल, तो मैं ओवरऑल ये देखूं कि इनका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है। जो चेंज इन मोमेंटम आया है 1 सेकंड के अंदर में, यही क्या कहलाएगा कि कितना इसके ऊपर में हमने क्या लगाया, एवरेज फोर्स लगाया। जो इनका मोमेंटम चेंज हुआ है 1 सेकंड के अंदर में, वही इक्वल होगा उसका एवरेज फोर्स का। अब इस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये फॉर्मूला तो बिल्कुल रट लो भाई, बार बार जरूरत पड़ने वाली इसकी, कि एफ एवरेज यहां पर भी, और आगे जब हम करंट वगैरह पढ़ेंगे वहां पर भी जरूरत पड़ेगी। तो एफ एवरेज का सीधा सीधा मतलब आपको आगे से रखना है कि चेंज इन मोमेंटम, ये वाला। लेकिन ये चीज मत भूलना कि ये दोनों इक्वल नहीं है, यहां पर कहीं ना कहीं हमने 1 को लिया हुआ है, यानी कि उसका टाइम पीरियड हमने यूज किया हुआ है, तभी तो दोनों की यूनिट हमारे पास में बैलेंस होंगी ना। यूनिट्स भी तो बैलेंस करके चलनी पड़ती है, यूनिट एंड डायमेंशन में पहली चीज ये बताई जाती है। तो ये चेंज इन मोमेंटम कितनी देर में, ये 1 सेकंड के अंदर में, और ये एफ एवरेज को आपने कितने से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 सेकंड के अंदर में जो चेंज इन मोमेंटम होता है वही हमारे पास में एफ एवरेज कहलाता है। तो आगे से जब भी आप लोग कैलकुलेट करें तो डेल पी कब निकालना है, 1 सेकंड के अंदर में उसका चेंज निकाल लो, आपके पास में एफ एवरेज निकल कर आ जाएगा। चलो अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है समझ लो इसको, एक क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी इसकी। एक कोई दीवार है, फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर में भी इस पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहां से मैं बॉल्स को थ्रो कर रहा हूँ, ये बॉल को मैं थ्रो कर रहा हूँ विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसका मास हमने मान लिया 1 kg। 1 kg की बॉल है, मैं इस दीवार के ऊपर में फेंक रहा हूँ, और ये दीवार जो है स्टेशनरी है, एकदम रुकी हुई है। एक और दूसरी बॉल है, फिर तीसरी बॉल है, चौथी बॉल है, ऐसे इनफाइनाइट बॉल जो है मैं इसके ऊपर में थ्रो कर रहा हूँ, और इन बॉल्स के बीच में जो ड्यूरेशन है, मतलब ये दो गैप बना हुआ है जो बॉल्स का, वो हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर है, या फिर 1 सेंटीमीटर ले लो इसको, 10 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा, मैं छोटा दे रहा हूँ इसको, 1 सेंटीमीटर है। ये बॉल जो है कंटिन्यूअसली इसके ऊपर में थ्रो करी जा रही है, ये बॉल जाती है इसके पास सरफेस पर टकराती है, और टकरा कर नीचे गिर जाती है, यानी कि जब जा रही है तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रही है। अब यही बताना है आपको कि जो 1 kg बॉल इसके ऊपर में टकरा रही है, और जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो वो उस दीवार पर कितना एवरेज फोर्स लगाएगी। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में, मतलब बॉल्स का, कभी जेट जेट का भी इसके अंदर में आ जाता है, तो एवरेज फोर्स आप लोग को बतानी है। कंसेप्ट क्या रखना है आपको ध्यान के अंदर में, कि एवरेज फोर्स पूछ रहा है, तो हमें ध्यान है कि 1 सेकंड के अंदर में चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है, यानी कि एफ एवरेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें ध्यान है कि चेंज इन मोमेंटम। लेकिन ये मत भूलना कि ये चेंज इन मोमेंटम कितनी देर में, 1 सेकंड के अंदर में, और यहां पर भी कहीं ना कहीं हमारे पास में 1 मल्टीप्लीकेशन में जो यूनिट्स को बैलेंस करवाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा। बाकी डायरेक्टली आप एफ एवरेज इक्वल टू डेल पी यूज कर सकते हैं। तो मेरा मेन मोटिव अब यहाँ पर क्या रहना चाहिए कि मोमेंटम के अंदर में कितना चेंज आ रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, लगाओ दिमाग और सोल्व करो इसको। हो गया सोल्व भाई, नहीं हुआ है तो देख लो इसका सॉल्यूशन, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना। मान लेता हूं कि
हमने जो वेलोसिटी दी गई है वो दी है 10 मीटर पर सेकेंड। काइनेमेटिक्स में मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाई थी कि 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, कि कोई भी बॉल या कोई भी बॉडी हमने कंसीडर करी हुई है वो एक सेकंड में कितना मीटर चल ले रही है, 10 मीटर चल ले रही है। और एफ एवरेज निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि उसका मोमेंटम जो है वो कितना चेंज हो रहा है एक सेकंड के अंदर में। अब भाई बॉल तो जो है वो दनादन इसके ऊपर में आ रही है, टकरा रही है, बॉल आएगी इसके ऊपर में टकराएगी, ये भी टकराएगी, दूसरी बॉल आ रही है वो भी टकराएगी, तीसरी आ रही है वो भी टकराएगी, यानी कंटिन्यूअसली इस दीवार के ऊपर में बॉल्स टकरा रही हैं। तो बॉल टकरा रही हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई क्या लगा रही है, वो फोर्स लगा रही है। अब एवरेज निकालनी है, तो मैं अगर ये निकालने में कैपेबल हो गया कि एक सेकंड में यहां पर कितनी बॉल्स टकराई है, नंबर ऑफ बॉल्स हिटिंग द हिट द वॉल, या जो भी सरफेस हमने लिया है, एक सेकंड में कितनी बॉल्स यहां पर टकरा गई हैं, तो मैं उनका अगर चेंज इन मोमेंटम निकाल लूंगा तो मेरा तो आंसर आ जाएगा ये। लेकिन पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि एक सेकंड में कितनी बॉल्स यहां पर टकरा रही है। अगर आप थोड़ा सा एक एनालाइजिंग पावर रखते हैं और सोचने का अपना एक व्यू यहां पर लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट मेरे पास में यहां पर थी, मान लेते हैं कि ये थी 10 मीटर पर, क्योंकि मुझे तो एक सेकंड की निकालनी है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, थोड़ा सा पेन ड्रॉप कर दो, बाद में नोट कर लेना आप लोग। ये 10 मीटर पर है, आगे बॉल्स और भी हैं, ये बॉल भी होगी, ये बॉल भी होगी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, आगे हर पॉइंट पर बॉल है और सभी के बीच में गैपिंग है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1 1 1। जब ये बॉल ये वाली इस सरफेस को जाकर हिट करेगी, मान लेते कि इस सरफेस को जाकर हिट करेगी यहां पर, तो ये एक सेकंड का टाइम ड्यूरेशन होगा। एक सेकंड में ये वाली बॉल जाकर इसको हिट करेगी। क्यों मैंने बता दिया ये, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, यानी कि एक सेकंड में वो 10 मीटर चल सकती है। तो इसके आगे वाली जो बॉल्स हैं वो ऑलरेडी उसको हिट कर चुकी होंगी। भाई पहली बॉल ने भी हिट कर दिया होगा, दूसरी ने भी, तीसरी ने भी, चौथी ने भी, पांचवी ने भी। ये भी है कि ये जो बॉल थी जो एक सेकंड पर है, ये भी कभी ना कभी इस पोजीशन पर रही थी, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर बॉल को ले लिया है समझाने के लिए। वरना तो आप सीधा इसका V/L फॉर्मूला लगाएंगे, आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन वो समझ तो आनी चाहिए कि मैंने ये लगा कैसे दिया। ये जब ये बॉल भी टकरा गई, ये बॉल भी टकरा गई, ये भी टकरा गई, ये वाली, फिर इसका नंबर आया, तो इससे पहले कितनी बॉल्स ऑलरेडी टकरा चुकी थी। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो हमारे पास में 10 मीटर पर सेकंड है, और डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना रहेगा, जो वेलोसिटी थी कितना उसको स्पेस लेके चल रहा है, 0.01। तो ये हमारे पास में आ गया 0.01, उनके बीच में स्पेसिंग बनी हुई है। तो कितनी बॉल्स वहां पर टकरा रही हैं, तो V/L यानी कि जो वेलोसिटी थी डिवाइड बाई आप L कर देंगे, तो यहां पर बॉल का कितनी आ जाएगी, 1000 बॉल्स। यानी कि एक सेकंड में इस पॉइंट पर कितनी बॉल्स टकरा गई हैं, 1000 बॉल्स टकरा गई है। ये वाला समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। भाई मैंने क्या किया है, जितनी वेलोसिटी थी और वो कितना स्पेस उसको लेके जाना है, यानी कि हर एक के बीच में 0.01 का स्पेस था। तो नंबर ऑफ बॉल्स को यही तो होता है हमारे पास में कि अगर मैं उसको 10 मीटर सॉरी जो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वो 10 मीटर पर सेकंड मेरे को चलानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ये कर सकते हैं ना कि अगर यहां से मेरे को 10 जाना है तो मैं कितने टुकड़े के अंदर में इसको पहुंचाऊंगा यहाँ पर। भाई सिंपल है, अगर ये छोटे छोटे टुकड़े 0.01 के हैं तो n इंटू में 0.01, दैट विल बी इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ पोल्स कितनी आ गई है, 10 डिवाइडेड बाई 0.01। और हम फॉर्मूले में डायरेक्टली इसलिए मैंने V/L बता दिया क्योंकि ये जो V है ये एक्चुअल में वो लेंथ ही तो है, D है। कैसे बताया, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है, तो मैं अगर इसकी खाली मैग्नीट्यूड को उठा लेता हूं, यानी कि m को उठा लेता हूं, तो उसका बेसिकली वो डिस्टेंस बच गया जितना उसको मूव करना है। और l जो छोटे छोटे ड्यूरेशन उनको चलने हैं 0.01 आ गया। तो यहां से मैंने नंबर ऑफ बॉल्स बता दिए कि कितनी नंबर ऑफ बॉल्स वहां पर जाकर हिट करेंगी। तो डायरेक्टली मैंने नंबर ऑफ बॉल्स का फॉर्मूला यूज किया था V/L। तो ये आ गया था 10 डिवाइड बाई 0.01, दैट इज इक्वल टू 1000 बॉल्स। अब ये 1000 बॉल जो है वो जाकर उस सरफेस को हिट कर रही है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये सरफेस था। 1 सेकंड को ही क्यों कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि एफ एवरेज निकालने के लिए मेरे को चेंज इन मोमेंटम देखना है बॉल्स का कितनी देर में, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में यहां पर जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो टकरा रही है कितनी, 1000। अब ये 1000 की 1000 बॉल वहां पर अपना मोमेंटम वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो
एक बॉल का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है? मोमेंटम तो सभी का वही होगा क्योंकि सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर मैं एक का चेंज निकाल लूं तो 1000 का निकालने के लिए मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक बॉल का जो मोमेंटम है वो आप लगा सकते हैं कि जीरो उसकी वेलोसिटी फाइनल हो रही है क्योंकि जाकर टकरा कर वो नीचे गिर रही है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो एम एम वी एम वी प्लस में एम यू, ये हमें चेंज इन मोमेंट उसका टोटल मोमेंटम निकालना है, जो चेंज इन मोमेंटम आया ऑब्जेक्ट के अंदर में वो। तो यहाँ पर फाइनली कितनी वेलोसिटी है उसकी, जीरो हो गई है, माइनस 1 × 10, यानी कि एक बॉल है उसकी 1 kg है, और जो उसका मास है वो, सॉरी, जो उसकी वेलोसिटी है वो 10 ली गई है। तो यहाँ पर आया हमारे पास में 10 मीटर पर सेकेंड, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, इसका यूनिट आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया, -10 kg मीटर पर सेकेंड, जो भी हमने साइन कन्वेंशन लिए थे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, 10 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो एक बॉल का जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है हमारे पास में 10, और टोटल चेंज कितना आ रहा है, ये समेशन है ना, टोटल चेंज इन द 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 1000 बॉल टकरा रही है, तो टोटल चेंज, टोटल मोमेंटम का चेंज कितना आया, 1000 बॉल का आएगा। तो 1000 इंटू में 10 कर दोगे, ये कितना आ गया, 10,000 आ गया। चेंज इन मोमेंटम आ गया कितनी देर में, 1 सेकेंड के अंदर में, क्योंकि 1 सेकेंड में क्या हुआ था, 1000 बॉल थी वो हिट कर रही थी। तो अब क्या आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते? हमें पता है कि फोर्स जो होती है, यानी कि जो भी फोर्स एवरेज आएगी वो होती है चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, 10,000 आया, तो यही आपका आंसर हो गया, 10,000 न्यूटन। बेसिकली क्वेश्चन में सिंपल सी यही पूछा गया था कि आपको एवरेज फोर्स बतानी है। तो मैंने उस डेटा का यूज करते हुए आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं इसके ऊपर में। या 20 मीटर पर सेकंड दे दे, अब चाहे 40 मीटर पर सेकंड दे दे, क्या चेंज आने वाला है, कुछ भी नहीं। चलो एक क्वेश्चन और कर लो आप लोग, मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप कर लेना इसको सोल्व। एक सरफेस है, यहाँ से बॉल जो है वो हिट करी जा रही है कंटिन्यूसली। उस पर तो क्या हुआ था कि हमने गैप बहुत छोटा ले लिया था ना, तो बॉल जो है इतनी 1000 बॉल्स वहां पर हिट कर गई थी। आप कोई भी अपना अकॉर्डिंग डाटा ले सकते हैं। ये मान लेते हैं पिछले में क्या लिया था हमने, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ली थी ना, अभी मैं दे रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड के बीच में है, और जो गैप इनके बीच में बना हुआ है 0.2, ये मान लेता हूँ 0.25 मीटर का बना हुआ है इसके बीच में, ठीक है। और आपको ये बताना है कि यहाँ पर कितना फोर्स, एवरेज फोर्स लगाएगा, ये एफ एवरेज इसके ऊपर में बताना है। और तो इसके अंदर में कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं आप लोगों को। मास इसका मान लो भाई, मास जो ऑब्जेक्ट का वो 1 kg, कर लेना इसको सो, ठीक है। और ये एफ एवरेज जो है वो निकालना है। मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि एफ एवरेज का जो फॉर्मूला है, एफ एवरेज का जो फॉर्मूला है वो चेंज इन मोमेंटम है कितनी देर में, 1 सेकंड में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ बॉल्स कितनी टकरा रही है, नंबर ऑफ बॉल्स टकरा रही है। फिर आपको एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकालना है। एक बॉल का आ गया क्योंकि सारी कंटिन्यूसली उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो सभी का चेंज इन मोमेंटम वही आएगा। आप सभी को जोड़ने के बजाय जो एक का निकला है उसको नंबर ऑफ बॉल्स के मोमेंटम के साथ में चेंज कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, और वही आपके क्या कहलाएगी, एफ एवरेज कहलाती है। इन्हीं के ऊपर में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आप लोगों से, फ्लूइड बेस्ड वो क्वेश्चन है बेसिकली। तो क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा सा एक बार देख लें कि एक कोई सरफेस है और यहाँ से एक जेट है, यानी कि कोई पाइप है आप लोगों के पास में, और यहाँ से आप पानी जो है इस दीवार के ऊपर में डाल रहे हैं। तो क्या होगा, जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं वो जाएंगी और इससे टकरा के नीचे गिर जाएंगी, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो लगा रही है फोर्स। अब आप लोगों से यही पूछा जा रहा है कि एवरेज फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है भाई। अब कुछ मैं स्पेसिफिकेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ कि जो पाइप था उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोगों को गिवन है ए है, जिस वेलोसिटी से वाटर फ्लो कर रहा है वो वेलोसिटी वी है, और जो डेंसिटी ऑफ द वाटर है जो इस पाइप के थ्रू मूव कर रहा है वो हमारे पास में रो है। हालांकि ये आगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में भी देखेंगे। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एफ एवरेज बताओ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को मैं सीधा बता दूंगा, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ से लिया गया है। बेसिकली एफ एवरेज के कॉन्सेप्ट को लेकर यूज किया गया है कि एफ एवरेज को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम में हो क्या रहा है कि हमें उसका मास पता होना चाहिए पहले, तो कितने मास मेरे पास में टकरा रहा है और क्या उनकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी तो हम क्लियर है, कितना मास टकरा रहा है उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनता है कि जो भी मास चेंज आएगा
वो रहेगा रो ए वी। ये चेंज इन द मास आएगा, क्योंकि जो मास इसके अंदर में चलेगा पर्टिकुलर वेलोसिटी यानी कि v मैंने दिया है, तो v को आप ये लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड। तो इतना मीटर वो चल रहा है, और कितनी डेंसिटी के साथ में, रो डेंसिटी के साथ में, और कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो जो मास वहां पर डिलीवर होता है उसका फॉर्मूला आप ये रट लेंगे, अच्छे से ध्यान रख लेंगे। रो ए वी होता है जो यहाँ से गिर रहा है। एम मुझे पता लग गया, वी मुझे पता लग गया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, मतलब मोमेंटम बेसिकली क्या बनने वाला है, ये बन गया v। फाइनल मोमेंटम उसका क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि वो ड्रॉप जो है वो नीचे गिर जाएगी। तो खाली आपके पास जो मैग्नीट्यूड बचेगा एफ एवरेज का, तो आप डायरेक्टली इसका याद कर लें, रो इंटू में ए इंटू में वी स्क्वायर। तो यही इसकी क्या रहेगी, एवरेज फोर्स रहेगी। ये कई कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो रो की वैल्यू गिवन होगी, डेंसिटी ऑफ द वाटर, और ये आपके पास में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं वो ध्यान रखना है। चलो अब आगे हम बात करते हैं इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके। लास्ट टॉपिक रहेगा ये हमारा, और इसके बाद में हम चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, और इसके बाद में हम अपना जो रोटेशनल मोशन या फिर जो भी आगे की आने वाली चीज़ें टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ना बहुत बड़े हैं अपने आप में। आप मान के चलेंगे कि जितना बड़ा काइनेमेटिक्स हमने पढ़ा था, लगभग हमने 12-13 लेक्चर उसके अंदर में पढ़े थे, उसी तरह से 2-3 चैप्टर्स को आप जोड़ के बनाते हैं। सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, इन्हीं के साथ में मैं पहले बात करूं तो सेंट्रल सर्कुलर मोशन हो गया, इसी के साथ पहले आप जोड़ें तो वर्क एनर्जी पावर हो गई है। ये सारे कॉन्सेप्ट जुड़कर एक अपने आप में मैकेनिक्स तैयार होती है। और इन सब का बेस क्या है, ये उसी के बेटर हो सकते हैं वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीखता है जिसकी काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से आती हो, और एनएलएम जिसको वो अच्छे से आता हो, और साथ ही साथ इनके वेक्टर रिजोल्यूशन आता हो। बस फिर तो इन चैप्टर्स के ये मान लो कि वो महारथी हो गए। और थोड़ा सा इसके अंदर में फ्रिक्शन का भी यूज करते हैं, फ्रिक्शन का यूज करते हुए इनके क्वेश्चंस को डिजाइन करें, यानी कि आप पूरी न्यू जो माने ये 3 चैप्टर हैं आपके फिजिक्स की, जो ये अच्छे से कर लेता है भाई, बाद में तो इनके अंदर में क्या है, इनके कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है। सेंटर ऑफ मास के अंदर में, रोटेशनल मोशन के अंदर में, इन सब में हम क्या कर देंगे, ब्रांचेस बनाकर इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इस तरह आप लोगों को ये अप्रोच रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये एग्जाम के अंदर में लगभग हर एग्जाम के अंदर में इस तरह के क्वेश्चन मिल जाता है। वेरिएबल मास बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि रॉकेट बेस्ड आते हैं, रॉकेट प्रपल्सन को लेकर बात करते हैं उसके अंदर में। तो वेरिएबल मास के क्वेश्चंस के नाम से उनको जानते हैं। इसमें ध्यान कर क्या रखना आप लोगों को, हम इस पूरे कंसिडरेशन में वेरिएबल मास के अंदर में 2 ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं। एक मेरे पास में कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो बड़ी ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने वी नोट ले रखी है, ठीक है भाई। अब ये कुछ देर के बाद में इसका एक छोटा सा टुकड़ा टूटता है और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से अलग हो जाता है, जिसका मास हमने दिया है डीएम। इस डीएम को ध्यान रखेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा यहां से मैंने तोड़ दिया, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसी का जो बच गया मास वो ये रह गया है। तो इसका मास कितना आएगा, डी एम, यानी कि टोटल मास था, सॉरी कैपिटल एम, कैपिटल एम, उसमें से कितना माइनस कर दूं मैं, ये डी एम माइनस कर दूं, तो ये हो गया डीएम, यानी कि टोटल मास जो उसका था वो बच गया। मान लेते हैं कि 40 केजी था इसका वेट, 1 केजी में उसमें से मैंने माइनस कर दिया, तो ये बचा कितना, 39 यहाँ पर बच गया। तो 39 केजी का मास ये बच गया। ये भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। अगर इसकी वेलोसिटी पहले वी नोट थी, तो अब इसकी वेलोसिटी क्या बच गई है, क्योंकि ये टूटने के बाद में आगे की तरफ में मूव कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसकी वेलोसिटी अंदर ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चलो, तो ये वेलोसिटी है इसकी वी नोट, जो पहले मूव कर रहा था, क्योंकि इसको एक एनर्जी मिलेगी, पीछे वाला टुकड़ा जो यहाँ पर रह रहा है ये रहेगा प्लस में डी वी, उसकी वेलोसिटी के अंदर में चेंज आ गया डीवी का, ठीक है भाई। अब ये जो पार्टिकल है ये जो मूव कर रहा होगा बिगर मास के कंपैरिजन में, जो बात करूं मैं, तो इसकी वेलोसिटी जो रिप्रेजेंट की जाती है वो रहेगी वी आर। ये वी आर क्या है, क्योंकि पूरे इस हमारे डिस्कशन में इस वी आर का ही खेल चलने वाला है। तो वी आर जो वेलोसिटी है ना, उसको ध्यान से सुनना, जो हमारे पास में बिगर मास है, यानी कि जो डीएम है उसकी वेलोसिटी जो हमने कैपिटल एम माना हुआ था, यानी कि ये एम जो माना हुआ था, उसके रेस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी रह रही है उसकी। फिर से सुनो, ये जो छोटा मास है इसकी वेलोसिटी जो इनिशियली हमारे पास में कैपिटल एम था उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है कि कितनी है। तो डी रिलेटिव वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं डीएम की वी आर से।
ठीक है। अब यहाँ पर कंसेप्ट वही होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर में नहीं लग रही है, तो हम इसके ऊपर मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल लगा सकते हैं। पहले क्या था हमारे पास में, एम वी नोट था इक्वल टू, इधर हम बात करें तो ये मूव कर रहा है डी एम से, और इसकी वेलोसिटी, अब देखो हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी हो जाता है। ये वी नोट मैंने किसके रिस्पेक्ट में दिया है, मैं यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा हूँ इसको, तो ये ग्राउंड फ्रेम में मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो ये जो वेलोसिटी है वी नोट है, ये ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में है। और जो हमने यहाँ पर डी एम की वेलोसिटी में रिप्रेजेंट करूँ कि मास इंटू में वेलोसिटी उसकी, तो वो किसी के रेफरेंस में ली है, और वो रेफरेंस मेरे पास में एम था। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ डीएम है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो वेलोसिटी ऑफ डीएम यानी छोटे मास की, किसके कंपैरिजन में, जो ओरिजिनल मास था आपका ये वाला, उसके रिस्पेक्ट में अगर लिखना चाहें तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया वी आर से। तो वी आर को मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ द डीएम, यानी कि ये डीएम की वेलोसिटी माइनस में वेलोसिटी ऑफ एम, कैपिटल एम, जो हमने अपने रिलेटिव मोशंस थे वहां पर इस चीज को सीखा था कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपने यहाँ पर लिखा है उनको दोनों को माइनस कर देते हैं। मेरे को बेसिकली चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ डीएम क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ एम क्या है, यानी कि जो बड़े वाले मास की है वो वी नोट से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेलोसिटी जो इस साइड में आ रही है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब यहाँ पर आपको सारी वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिखनी पड़ेंगी। वी आर तो अपने आप में रिलेटिव वेलोसिटी है ना, किसके कंपैरिजन में, एम नोट, एम के कंपैरिजन में, क्योंकि हमने माना हुआ है ये चीज। जो कैलकुलेशन आप लोगों को एग्जाम के अंदर वो मिलती है वो विद रिस्पेक्ट टू एम ही मिलती है। लेकिन अगर मैं उसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ तो कहाँ से आ रहा है ये तो पता होना चाहिए। तो ये आती है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालते हैं, जिसको मैंने वी आर नाम दिया हुआ है। बेसिकली है क्या, डी एम माइनस में डी, जो छोटा कैपिटल एम है। तो यहाँ से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डी एम की वेलोसिटी वी डी एम, और ये इनिशियली क्या वेलोसिटी चल रही है इसकी, वी नोट चल रही है। तो वेलोसिटी ऑफ डी एम को क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज वी आर प्लस में जो मास है, यानी कि जो कैपिटल बच गया है। बेसिकली हुआ क्या है इसके अंदर में, जो हमने ये मास लिया हुआ है ना, ये कंपैरेटिवली वही है। तो मैं इसके रेफरेंस में बात करूं या इसके रेफरेंस में बात करूं, इट डजंट मैटर। लेकिन हम जो वेलोसिटी इसके कंपेयर कर रहे हैं, बेसिकली जब ये टूटने के बाद में दूसरा हिस्सा बन गया इसका, तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसी साइड में रहना चाहिए, इस साइड को हमें भूल जाना चाहिए ये वाला क्या रहा है। तो ये जो वेलोसिटीज हैं दोनों आप कंपेयर करेंगे, तो कैपिटल एम चाहे इसको बोल लो क्योंकि छोटा सा मास डिटैच हुआ है, तो ये छोटा सा दिखाने का मतलब ये है कि उसके अंदर में कोई चेंज नहीं आया है। बेसिकली ये पूरा अभी भी एम ही है, बस छोटा सा हिस्सा उसके अंदर में हमने निकाला है। तो ये छोटा सा लेने का यही रीजन है कि हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो चेंज ना हो। लेकिन हम अपनी चीजों को और इजी बनाने के लिए जो हमने अपनी चीजें सीखी हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ इस पर्टिकुलर केस के अंदर में कि भाई मासेस के तो चेंज नहीं है, लेकिन अगर मैं ये भी चेंज करना चाहूँ कि मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर लूँ, तो भी कोई बड़ी चीज नहीं होगी, क्योंकि वी नोट प्लस में डीवी ही रहेगी। तो डीवी भी बहुत छोटा उसके अंदर में चेंज आएगा। तो वी एम जो बड़ा वाला मास है उसकी वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज वी नोट प्लस में डीवी। तो इस वी डी एम की वेलोसिटी क्या रहने वाली, यानी कि जो छोटा मास है उसकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या वेलोसिटी रहेगी, तो आप यहां पर लिख सकते हैं वी नोट प्लस में डी वी, ये वाला जो आया हमारे पास में वी नोट प्लस में डीवी रह गया प्लस में ये इसके अंदर में कुछ चेंज करना पड़ेगा मेरे को। ये छोटे डीएम की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो छोटे डीएम के लिए वी नोट प्लस डीवी प्लस में वी आर, ये तीन चीजें इसके साथ में इंक्लूड होंगी। ये आ गया प्लस जो बड़े वाला मास है, यानी कि ये बड़े वाले मास की कैलकुलेशन हम देखें तो m माइनस में dm, ये छोटा सा मास था इसका, बाद में देखेंगे सारी कट आउट हो जाएंगे इसके अंदर में। तो dm हो गया, और इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, v नोट प्लस में डी वी नोट। ये चीज हमने की, किस वेलोसिटी के साथ में मैंने मल्टीप्लाई किया। भाई कर क्या रहा हूं मैं, सिंपल मोमेंटम के फॉर्मूलाज लगा रहा हूँ। ये मैंने इनिशियल मोमेंटम बात कर ली यहाँ पर, तो ये p इनिशियल हो गया इधर वाला, p इनिशियल। ये क्या हो गया हमारे पास में, p फाइनल हो गया। p फाइनल में मैंने दो मासेस को लिया जिनकी वेलोसिटी dm है, और एक मास मेरे पास में dm है, बहुत छोटा है ये, दूसरा m माइनस dm है। तो जो छोटा मास है dm, उसको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी उसकी मानी है वी आर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रॉकेट आप सभी जानते हैं, रॉकेट के अंदर में जब उसको इग्निशन मिलता है तो नीचे की साइड में क्या निकल रहा है, उसके गैसेस निकलनी शुरू हो जाती हैं, और एक थर्स्ट उसके ऊपर में लगाते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है ना नीचे निकल रही है, इसको हम वी आर रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ऊपर की तरफ में जा रहा है ये हमारे पास में एम माइनस डी एम है। ये बेसिकली जो नीचे की साइड में जा रहा है
ये उसके मास से तो डिटैच हो रहा है, तो ये छोटा सा मास हम dm से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे मासेस जो नीचे की साइड में जा रहे हैं, इनकी वेलोसिटी dr जो ली है वो इसके रिस्पेक्ट में लिया आपने, लेकिन हमें सारी कैलकुलेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखनी है। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए मैंने एक छोटा सा डेरिवेशन लिया है जो आप रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर में देखते हैं। आप इस पूरे को सोल्व करेंगे और पूरे को सोल्व करने के बाद में जो चीज निकल कर आएगी उसके ऊपर में आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये बेसिक आपको तरीका था कि कैसे एक अप्रोच समझनी चाहिए कि कैसे ये फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव होता है। तो यहाँ बचेगा आपके पास में m dv इक्वल टू माइनस ऑफ dm इंटू में vr। दोनों साइड में हम t से डिवाइड करेंगे। उसका रीजन ये है कि ताकि मैं उसके अंदर में एक्सेलेरेशन लेके आ सकूं या फिर जो चेंज इन वेलोसिटीज लेके आ सकूं। तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ dt से, छोटे टाइम के साथ में इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया dt से। यानी कि अब आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं m डॉट dv डिवाइड बाई dt। और ये जो फॉर्मूला बना है, यानी कि ये जो चेंज इन द मास, ये छोटा m है ना, कि वो किस रेट से चेंज हो रहा है वो हमें निकालना है। ये वाला कई बार आप लोगों से पूछेगा उसका मास किस रेट से चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बन के आ जाता है माइनस ऑफ डी एम डिवाइड बाई डी टी इंटू में वी आर। अब ये वी आर क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ द डीएम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल या फिर कहें कि बिगर मास। ये फॉर्मूला आप रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा? दिस इज m इंटू में a, अगेन यू कैन राइट इट एज डी एम बाई डी टी इंटू में वी आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो हमारे पास में बना है, तो इस साइड वाला हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये वाला ये बता रहा है कि एक फोर्स लग रही है। किस पर लग रही है? ये बिगर मास पर लग रही है, बिगर मास पर लग रही है। क्यों भाई, कैसे बता दिया आपने? क्योंकि ये जो m मैंने कंसीडर किया है यहां पर, दिस वन, ये हमने कैपिटल M यूज किया है, तो बिगर मास पर फोर्स लग रही है। यानी कि एक रॉकेट को आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक रॉकेट है, रॉकेट को आप लॉन्च कर रहे हैं, तो उस रॉकेट के ऊपर में एक फोर्स लग रही है। इसका कैपिटल M था जो ऊपर की साइड में जा रहा है, वो छोटा सा मास हमने उसको डिटैच कर दिया है जो मैं डीएम से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जब ये थ्रस्ट मतलब नीचे की साइड में गैसियस पार्टिकल नीचे की साइड में जा रहे हैं, जब उसको हम इनिशियल प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, तो ये छोटे पार्टिकल नीचे चेंज हो रहे हैं डी एम बाई डी टी रेट से। ठीक है भाई, छोटा मास है उसका रेट, वो मास उसका चेंज होता जा रहा है ना, यहीं से तो डिटैच हो रहा है, यानी कि छोटे छोटे डीएम उसके टूटते हुए जा रहे हैं। तो उसका मास पर यूनिट कितना चेंज हो रहा है वो, इनटू में उनकी क्या वेलोसिटी है वो। ये बेसिकली करवाएगी क्या? इस बड़े एम के ऊपर में एक फोर्स लगाएगी और उस फोर्स की वजह से ये बॉडी है ऊपर की साइड मूव कर जाएगी। क्योंकि फोर्स लगना है तो उसके अंदर में मास होगा और एक एक्सेलेरेशन होगा। तो मास मेरे पास उसका ये आ गया, एक्सेलेरेशन हमने dv बाई dt से उसका कैलकुलेट कर लिया। तो जो ये पूरा सिनेरियो आता है जो रॉकेट का प्रोपोर्शनल होता है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेट के नीचे, तो आपने कहा कि ठीक है नीचे की साइड में उसने फोर्स लगाया, अर्थ के ऊपर में लगाया, तो उसने एक्शन रिएक्शन पेयर किया, ऊपर जाकर क्या हो रहा है? तो ऊपर भी ये वेलोसिटी इतनी तेज होती है कि वो अपने आप में एक फोर्स जनरेट करवा देती है उसके ऊपर में। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली उसका क्या हो रहा है, मास जो है वो चेंज होता जा रहा है। अब ये माइनस पे आऊंगा मैं कि माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। वो बेसिकली उसकी डायरेक्शंस वगैरह के बारे में बताएगा कि ये लगेगा कहाँ पर, जो वेलोसिटी है वो कहाँ पर लगेगी उसकी। तो ये वेलोसिटी जो है, ये रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ पर जाएगी? ये उसके नीचे की साइड में जा रही है, क्योंकि मास जो उसका नीचे की साइड में जा रहा है। तो उसके कंपैरिजन, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने देखी है, तो फोर्स लगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी एम बाई डी टी इंटू में वी आर। और इसी फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं? थ्रस्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम रहेगा इसका? थ्रस्ट फोर्स। अच्छा, तो अब अगर मैं फाइनली इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो आप इसको फाइनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं m डॉट, कुछ इस तरह का आपको याद रखना है, dv बाई डी टी माइनस ऑफ वी आर। दोबारा से वही लिख रहा हूं मैं, लेकिन अब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में आप इसको समझ लें, डी एम डी बाई डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा जो फोर्स है इसी को हम जानते हैं थ्रस्ट फोर्स के नाम से। ये कब आता है हमारे पास में एग्जिस्टेंस में? पहले ये चीज भी समझ लो आप लोग। थर्स्ट फोर्स केवल और केवल तब हमारे पास में एग्जिस्टेंस में आता है जब वहां पर मास, जो मास हमने यूज किया है, यानी कि जो मास उस पर्टिकुलर रॉकेट का था, वो क्या हो रहा था? रिड्यूस हो रहा था। या तो मास हमारा क्या हो रहा हो? कम हो रहा हो। या फिर दूसरा केस एक ये भी हो सकता है कि मास हमारा क्या हो? बढ़ रहा हो।
तो दोनों केसेस में ये थर्स्ट फोर्स लगता है। दोनों के एग्जांपल्स के साथ में हम क्वेश्चन करेंगे कि कब हमारे पास में कम होगा, कब हमारे पास में बढ़ रहा होगा, तो ये थर्स्ट फोर्स वहां पर एग्जिस्टेंस में आ रहा होगा। लेकिन अगर खाली मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। खाली अगर थर्स्ट फोर्स की देखें तो एफ टी कैन बी गिवन एज वी आर डी एम बाई डी टी। इससे आपके मैक्सिमम फॉर्मूला सोल्व हो जाएंगे। देखो चीजें वही लिख रहा हूँ, ये भी अपने आप में एक फोर्स ही है, एम इंटू में ये करके आएगा, लेकिन ये इसका जर्नल मेन फॉर्मूला था और ये हमने उसको जर्नलाइज करके कर दिया कि खाली अगर आपको थर्स्ट फोर्स निकालनी है, पहली चीज तो क्या कि थर्स्ट फोर्स कब एग्जिस्टेंस में आती है, जब मास जो है उस ऑब्जेक्ट का जो आपने कैपिटल एम मानी हुई थी, इसलिए तो मैंने छोटा एम लिया था यहाँ पर कि उसका रेट जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे वो उसका मास जो है चेंज होता जा रहा है। तो वो जो मास चेंज होता जा रहा है उस ऑब्जेक्ट का, तो वो अपने आप में एक थर्स्ट फोर्स लगा रहा है। और वो किसकी वेलोसिटी होगी, जो हमने छोटा डीएम लिया है, ये जो डीएम पीछे की साइड में इजेक्ट हो रहा है, उसकी क्या वेलोसिटी है रिलेटिवली ऊपर वाले के कंपैरिजन में। ये आपके एग्जाम में मिलता है, मोस्टली ये मिलेगा आपको, या तो थर्स्ट फोर्स निकलवाएगा या डीएम बाई डी टी निकलवाता है। ये आप लोगों को मैक्सिमम केसेस के अंदर में गिवन होता है। और ये डीएम बाई डी टी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मास यहाँ से निकल रहा है ना, छोटा छोटा मास जो इसके अंदर से निकल रहा है, जो रॉकेट propulsion के फॉर्म के अंदर में, पीछे आप लोग देखते हैं कि गैसियस पार्टिकल्स नीचे की साइड में चले जाते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर का जो, तो ये डीएम होता है, यानी मास जो चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम। तो डीटी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से इसके अंदर में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, कहीं और भी आप लोगों ने देखा ये सेम चीज? बिल्कुल देखी होगी आप। होली के ऊपर में ना, दिवाली के ऊपर फिरकी चलाते हैं जो ऐसे घूमती है, यहाँ पर आप उसके ऊपर में आ, आग लगा देते हैं इस एरिया पे, उसको करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे propulsion हो रहा है, इजेक्शन हो रहा है, यानी कि वो क्या करेगी, डीएम उसका डिटैच हो रहा है उससे, टोटल मास उसका था, उससे डीएम बाई डी टी हो रहा है, और इसकी पर्टिकुलर एक वेलोसिटी भी होगी। अब ये वेलोसिटी है तो इसके ऊपर में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में लेके आएगा, तो ये घूमती रहती है। तो चाहे आप रॉकेट वाला केस ले लो, उसके अंदर में भी यही हो रहा है कि जो डीएम था वो पीछे की साइड में नीचे मूव करता जा रहा है, ये कैपिटल एम था जो चेंज होता जाएगा डीएम बाई डी टी रेट से, और ये उसके ऊपर में थर्स्ट लगाएगा, और जो फोर्स लगेगी उसको आप क्या बोलते हैं, थर्स्ट फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो इसके अंदर में जनरेट हो रहा है बेसिकली एक टॉर्क जनरेट हो जाता है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं इसके सेंटर से, तो ये टॉर्क जनरेट करवा देता है। तो ये पढ़ेंगे हम, आगे क्वेश्चन आएंगे उनके ऊपर में देखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा फील आना चाहिए कि हो क्या रहा है। इन दोनों केसेस में मैंने आप लोग को बताया कि मास हमारा क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। रॉकेट के अंदर में भी आप देखेंगे तो मास क्या होता जा रहा है, उसका कम होता जा रहा है, और जब भी कम होगा तो वहां पर क्या जनरेट हो जाती है, थर्स्ट फोर्स जनरेट हो जाती है। अब दूसरा केस लूं कि बढ़ जाए, मास बढ़े, तब भी थर्स्ट फोर्स उसके ऊपर में जनरेट हो सकती है। तो वो क्या एग्जांपल हो सकते हैं, मान लेता हूं कि कोई एक चेन है, ऐसे मैंने उसको स्टेट रखा हुआ है, अब उसको धीरे धीरे मैं नीचे गिरा रहा हूँ, यहाँ पर नीचे गिरा रहे हैं, ये नीचे गिरती आ रही है, ऐसा एक हीप बन जाएगा, उसका एक ढेर सा बन जाएगा। ठीक, अब ढेर बन रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं अर्थ की बात करूं तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट लग रहा है, मास उसका क्या हो रहा है, पहले केवल एक चेन उसकी टच में थी इस ग्राउंड से, अब ये इतना चेन उसके साथ में टच में आ गया, यानी कि डी एम बाई डी टी जो है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अगर इंक्रीज होता जा रहा है तब भी वहां पर क्या लगेगा, एक तो उसके वेट के कारण में लगेगी, जो उसका एम था उसके कारण में लगेगी उसकी फोर्स, और दूसरा एक थर्स्ट फोर्स के कारण में भी लगेगी। क्यों, क्योंकि वो एक कंटिन्यूस रेट के साथ में उसका डीएम चेंज होता जा रहा है। तो दोनों फोर्सेस इसके अंदर में आ जाती हैं। तो ये समझ में आना चाहिए कि कम होने से भी थर्स्ट फोर्स लगती है, और ज्यादा होने पर भी वहां पर थर्स्ट फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाती है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास में रॉकेट है जिसका मास मैंने आप लोगों को दिया है 10,000 kg है, ये 10,000 kg का है, और जो यहाँ से इसका वी आर है रिलेटिवली जो यहाँ से इजेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास में 100 मीटर पर सेकंड से। अब आपका कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, रॉकेट बेस्ड आ जाए चाहे हमारे फिरकी के आ जाए, चाहे चेन बेस्ड आ जाए, आप इजिली कर लोगे उसको। तो आपको यही बताना है कि फाइंड डी एम बाई डी टी, यानी कि चेंज इन मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना हो कि ये रॉकेट जो है यहां से लॉन्च कर जाए, इस लॉन्चिंग पैड से, यानी कि यहाँ पर लॉन्चिंग पैड है, उससे मैं इस रॉकेट को लॉन्च करना चाह रहा हूँ। तो ये डीएम बाई डी टी, यानी कि ये जो नीचे की साइड में निकल रहा है, इसका क्या रेट हो निकलने का कि ये लॉन्च हो जाए यूनिवर्स के अंदर में, या जहां भी हम इसको भेजना चाह रहे हैं वहां पर चली जाए। तो आपको समझ में आनी चाहिए चीज कि भाई एक थर्स्ट फोर्स लगेगी। थर्स्ट फोर्स कहां से लगाएगा,
जो इसको बैलेंस, जो इसके वेट को बैलेंस करवा दे या फिर उसके ज्यादा हमारी फॉर्मेशन में आ जाए। देखो ये रॉकेट था, ये रॉकेट नीचे की साइड में एक फोर्स लगा रहा है, कितनी लग रही है उसकी, mg के बराबर में फोर्स लग रहा है। अभी मैंने उसको प्रपल्सन नहीं दिया है, ये मैंने प्रपल्सन नहीं दिया है, तो इसका मास मान लेते हैं m है, तो नीचे की साइड में फोर्स लगा रहा है ये mg। अब मेरे पास केवल एक तरीका है कि मैं इस mg से ज्यादा फोर्स लगा दूं तो ये बैलेंस हो जाए, यानी कि ये इतना फोर्स इसको मैं प्रोवाइड कर दूं कि ये यहां से लॉन्च हो जाए। तो मोर देन दिस mg अगर मैं फोर्स लगा दूंगा, भाई कोई भी चीज आप लिफ्ट अप करना चाह रहे हैं, तो ये 10 kg का बॉल है, तो आपको 100 न्यूटन नीचे लगा रहा है ये, तो 100 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा ये, अगर आप ऊपर की साइड में फोर्स लगाएंगे। तो थर्स्ट फोर्स जो लगेगी वो कहाँ लगने वाली है, इसको ऊपर की साइड में धकेलने के लगेगी। तो ये जो थर्स्ट फोर्स लगी है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू mg हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है वो लिफ्ट अप हो जाएगी, क्योंकि तरीका तो एक ही है मेरे पास लगाने का। तो थर्स्ट फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, इट कैन बी गिवन एज वी आर इंटू में डी एम बाई डी टी, और ये mg को बैलेंस करवाएगी, उसके जो कैपिटल m है यानी उसका टोटल मास है उसको कंपेयर करवाएगी। तो वी आर की वैल्यू हमारे पास में आई है 100, डी एम बाई डी टी हमें उसका रेट निकालना है, किस रेट से वो चेंज हो उसका मास, और कैपिटल m कितना था, 10,000 था, इनटू में जी। तो जो आपका रेट आएगा यहाँ पर डी एम बाई डी टी वो आएगा 1000 हमारे पास कितना आएगा ये 1000 kg, 10,000 लिखा गया 1000, यही आएगा ना, जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो डी एम बाई डी टी आया हमारे पास में 1000 kg पर सेकेंड। यानी कि हर सेकेंड में ये जो नीचे की साइड में इजेक्ट हो रहा है ना, ये किस रेट से होना चाहिए, 1000 किलो एक सेकंड के अंदर में चेंज होना चाहिए, तब वो थर्स्ट फोर्स उसके mg को कंटिन्यूसली बैलेंस करेगी, और बैलेंस होने के बाद में वो लॉन्चिंग पैड से लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के रॉकेट प्रपल्सन से आते हैं। अब कुछ भी पूछ सकता है इसके अंदर में, आपसे वी आर पूछ लेगा, डी एम बाई डी टी रेट दे देगा, या ये सारी दोनों चीजें दे देगा, आपसे एम के कैपिटल एम के बारे में पूछ लेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर में, मेन अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए थी कि क्या हमने कैलकुलेट करना है और कैसे कैलकुलेशन की हमें अप्रोच रखनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर मैं चेंज डालता हूँ और थोड़ा सा एडवांस दे देता हूँ। ये मान लेता हूँ कि एम नोट मास से है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, जो ऊपर की साइड में जा रही है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और जो उसका रेट ऑफ चेंज है जो नीचे की साइड में मास आ रहा है, कई बार आप लोगों को ये एक म्यू से भी दिया गया होगा कि किस रेट से उसका मास चेंज हो रहा है, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ डी एम बाई डी टी से, ये केजी पर सेकेंड, ये उसका रेट चेंज हो रहा है। ठीक है, म्यू डायरेक्टली हम इसका यूज कर लेते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर में बताना है कि v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी किसी भी टाइम पर आप वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जाए तो वो फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज तो आपको समझ में आती है कि भाई इस रॉकेट को मुझे लॉन्च करना है, तो रॉकेट को लॉन्च करना है तो यहाँ पर जो इसका नीचे की साइड में फोर्स लग रहा है यानी कि mg लग रहा है, उसको बैलेंस करवाने के लिए ft ऊपर की साइड में लगना चाहिए। तो f नेट जो है इस ऑब्जेक्ट पर जो लगेगा वो रहेगा f थ्रस्ट माइनस में mg के बराबर। भाई f थ्रस्ट जो है वो ज्यादा होगा तभी तो ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड में मूव कर जाएगी ना, तो ये हमारे पास में नेट ज्यादा होना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस से। तो यहां से मैं थर्स्ट फोर्स को लगा दूं कि थर्स्ट फोर्स हमारे पास में क्या थी, वी आर इंटू में डी एम बाई डी टी माइनस ऑफ एम जी, ये हमारे पास में आ गया माइनस ऑफ एम जी। ठीक, अब एक चीज यहां पर ध्यान दो कि थर्स्ट फोर्स जो इस पे लगने वाली है वो रहेगी हमारे पास में पॉजिटिव। तो इसके लिए यहाँ पर हम जो पहले चीजें पढ़ी थी इसके मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो हमारे पास में ये माइनस, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि मास हमारा इसके अंदर में क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो ये माइनस फॉर्मेशन इसके अंदर में जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था वहां पे हमने रिप्रेजेंट किया, तो माइनस से हमने उसको यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। ठीक है भाई, तो अब इस कैलकुलेशन को आप कैलकुलेट करें तो ये एफ नोट नेट नेट जो मेरे पास में आएगी, यानी कि इसका हर पॉइंट के ऊपर में मास जो है वो वेरी कर रहा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि m उसको वेरिएशन मान लिया है कि हर पॉइंट पर उसका मास जो वेरी कर रहा है वेरिएबल मास मान लिया है, इनटू में डी वी बाई डी टी उसकी वेलोसिटी हमने रिप्रेजेंट कर दी है, जो हमने बेसिक फॉर्मूला देखा था वो यही है। थर्स्ट फोर्स उस पर लग रही है माइनस ऑफ वी आर इंटू में डी एम बाई डी टी माइनस ऑफ जो यहाँ पर आएगा एम जी। जब पूरी कैलकुलेशन करेंगे इंटीग्रेट करेंगे आप, ये पूरी इंटीग्रेशन के थ्रू आप इसको सोल्व करेंगे,
मैं ये लास्ट स्टेप इसका दिखा देता हूँ आपको कि जो डीवी आएगा इसके अंदर में, हालांकि ज़्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इन क्वेश्चंस का, लेकिन फिर भी थोड़ा अप्रोच पता होना चाहिए कि क्या हमें बेसिक करना है। अगर इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी आप लोगों से पूछ लिया जाए तो डीवी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस ऑफ वी आर इंटू में डी एम बाई एम इन माइनस ऑफ जी डी टी। जब इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद में आपका जो फाइनल रिजल्ट इसमें बन के आएगा वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं v माइनस यू, दैट इज माइनस ऑफ v आर वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी आप लोगों ने ली है, लॉग नेचुरल एम नोट माइनस म्यू टी डिवाइडेड बाई एम नोट माइनस ऑफ जी टी। ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी कैलकुलेशंस ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग के जो देखे गए हैं वो यहीं पर ही खत्म हो जाते हैं, जो यहाँ पर मैंने करवाया है इससे बाहर आप लोग का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब इस करने को तो बहुत सारे क्वेश्चन अब इसके ऊपर में कर सकते हैं। तो ये हमारी क्लास थी आज, जो हमने अपना पूरा सेंटर ऑफ मास के टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया इन चीज़ों को कवर करने के लिए, और जिस एफर्ट से मैंने आप लोगों को पढ़ाया, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उतने ही एफर्ट के साथ में इन चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, क्योंकि ओवरऑल सिलेक्शन आप लोगों को ही लेना है। हम यहाँ पर सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं किस तरह से एक एग्जामिनर की अप्रोच होती है क्वेश्चंस को पूछने की, वो मैं आप लोग को बता सकता हूँ। क्या एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन उसके अंदर में बन सकते हैं, वो अप्रोच मैं आपको सिखा सकता हूँ। एग्जामिनर किस मेंटेलिटी के साथ में अपने क्वेश्चंस को डिजाइन कर सकता है वो सिखा सकता हूँ। प्रैक्टिस आप लोगों को ही करनी है, क्योंकि सिलेक्शन आप लोग को चाहिए, और सिलेक्शन के लिए आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ईमानदारी इन द सेंस कि जो चीज़ आपको बोली जाती है कि भाई अब आप लोग सीट लगा लीजिए, तो उस टाइम पे सीट लगाओ। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए कि अब रिवीजन करो, तो रिवीजन आपको करना चाहिए। मान लो मैं काइनेमेटिक्स का बोलता हूँ कि काइनेमेटिक्स का अब आपको रिवीजन करना है, तो करना है, क्योंकि मेरे लिए तो वो क्लियर है कि भाई मेरे को अगले टॉपिक्स के अंदर में उनका यूटिलाइजेशन करना है, तो मैं तो बोलूँगा भाई आप लोग उसके अंदर में अच्छे से अपनी ग्रिप बना के रखो। तो वो रिवीजन आप लोग को करना चाहिए, इसे कहते हैं ईमानदारी। बाकी आप लोग मैच्योर हैं, अच्छे से आपको पता है कि आप लोग के लिए क्या बेस्ट है, क्या आपके लिए राइट है, क्या रॉन्ग है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में नई चीज़ों के साथ में। बाकी कोई साथी आप लोग का जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, बड़ी खुशी के साथ में। हमारा कोर्स जो है कंटिन्यू चल रहा है, और जो भी अभी सीट आप लोग को प्रोवाइड है काइनेमेटिक्स का हो, एनएलएम का हो, अभी देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नेक्स्ट यूनिट हम शुरू करेंगे उसके लिए आप इन सारे टॉपिक्स का एक बार रिवीजन कर लें। सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन मैंने करवाई है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं इनिशियल लेवल पर, क्योंकि ये आगे के चैप्टर्स के साथ में इतना इन्वॉल्वेशन नहीं है। ये आप सभी को आता भी है, इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल जो आते हैं वो डायरेक्टली आप उसको कर लेते हैं। तो ये अगर अभी रिवीजन में ना भी लगाएं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन काइनेमेटिक्स नेक्स्ट लेक्चर के लिए बात कर रहा हूँ मैं कि ये चीज़ें आप लोग की अच्छे से आनी चाहिए। काइनेमेटिक्स होना चाहिए, एनएलएम आपका अच्छे से होना चाहिए। फिर आप लोगों के लिए एनएलएम के साथ साथ में फ्रिक्शन अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसकी आप रिवीजन लगाओ। फिर वर्क एनर्जी पावर आपको अच्छे से रिवीजन में आना चाहिए। सर्कुलर मोशन अच्छे से रिवीजन में आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, वो आपको समझ में आना चाहिए। फिर मैं उम्मीद करूंगा कि सेंटर ऑफ मास हमारे पास में अच्छे से समझ में आना चाहिए, यानी कि इनका रिवीजन आपको लगाना है। नेक्स्ट आपको देखना है सेंटर ऑफ मास के साथ में मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि पी कंजर्व हमारे पास में हो, उसके ऊपर में आपको समझ में आना चाहिए कि कब होता है, यानी कि एफ एक्सटर्नल जब जीरो लगती है तब हम कहते हैं कि वहाँ पर मोमेंटम जो कंजर्व हो गया। फिर आपको कोलिजन थ्योरी का पता होना चाहिए कि कैसे उसके अंदर में हमने वेलोसिटी जनरेट करवाई है, और उसके बाद जो वेरिएबल मासेस की चीज़ें हमने लगाई हैं ये भी आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि ये आपका पूरा टॉपिक है जो आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए बिल्कुल रेडी रखना है, और इसके लिए मैं आपको सफिशिएंट टाइम भी दे रहा हूँ। आप अच्छे से उनको रिवाइज कीजिए, पढ़ाई कीजिए उनकी, उसके बाद में ही फिर नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे। तो अभी आप अपने जितने भी सीट्स हैं, इतने चैप्टर्स की जितना भी ऊपर से नीचे तक ये बताया मैंने, इन सभी की सीट्स आप सोल्व कीजिए जो ऐप के ऊपर में आपको प्रोवाइडेड है, या जो भी आप लोगों के लिए कंटेंट सेक्शन प्रोवाइडेड है वहाँ पर जाकर इन सीट्स को देखिए और कंटेंट को वहाँ पर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। विद सॉल्यूशन वहाँ पर प्रोवाइड है, तो आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो उनके सॉल्यूशंस को आप गो थ्रू हो सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।